बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। सुबह सुबह उठ हमारे किसान खेतों में चले जाते हैं। दिन भर खेतों में काम कर संध्या को घर वापस आते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें और अन्न उपजा कर अन्न देवता बन जाते हैं। इन्हीं की मेहनत से तो हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सोयाबीन की खेती के लिए चूने का प्रयोग कर खेत की अम्लीयता को करें दूर। मछली पालकों को अनुदान पर मिलेगा फिश फीड। देशी मूली की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा देशी। अब समाचार विस्तार से। ऊपरी जमीन में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल है। सोयाबीन की खेती के लिए खेत में 3 से 4 बार जुताई करके पाटा चला दें और यदि खेत में अम्लीयता है तो बीज की बुआई से पहले चूने का प्रयोग जरूर करें। गुमला जिले के मछली पालकों को अनुदान पर मछली का चारा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक मछली पालक 15 जुलाई तक जिला मत्स्य कार्यालय गुमला में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई मक्का की खेती के लिए तैयारी शुरू कर दें। खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद डालेंगे 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी का प्रयोग करेंगे। और संकर मक्का में हम लोग 150, 60 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। और अगर कंपोजिट मक्का है तो 120, 60, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। देसी मूली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा देशी, कांशी, हंस लगाएं। देसी मूली की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बक्खर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन में 6ठी वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री यूएस गौतम ने कहा कि फार्मर्स का इनकम डबल हो गया है, कुछ का हो रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अच्छा है, जो पिछले साल उन्होंने किया बहुत अच्छा है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, जो है उसको आगे हम लेकर जाएंगे। और टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वह हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, क्रॉप बेस्ड है, आपका एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड है। तो जो अच्छा काम है जिससे कि उनका इनकम बढ़ सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जिससे कि हमारे जो आम आदमी हैं उनको ज़रूरतें एग्रीकल्चर की पूरा हो सकती है, उन चीज़ों को जो अचीवमेंट में आता है उसको हम आगे लेकर जाते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन के सचिव स्वामी भावेशानंद ने कहा कि यहाँ पे तो वही चर्चा हो रहा है जो पिछले दिन हम लोग जो काम किया है, क्या क्या कमियाँ है, क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, अल्टीमेट आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, होगा करके इसका पॉलिसी भी तैयार होगा। तो अगली वे हम लोग क्या फ्यूचर प्लानिंग, जिसके आधार पर सब केवीकेस, आईसीआर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट से मिल के काम करेगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करने जा रहे हैं फसलों में बीजोपचार एवं रोग प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले तो जानना है कि ये बीज उपचार क्या है। बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया विधि है जिससे फसलों को बीमारियों एवं कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन
जैव रसायन या ताप के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो आइए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना है। किसान भाइयों, आज हमारा कारवां आ पहुंचा है दिव्यांग। यहाँ पर वैज्ञानिक है और इनसे हम बात करते हैं। आज का विषय है कि फसलों में बीज उपचारण और रोग प्रबंधन कैसे किया जाता है। इस विषय को लेकर हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार हैं। उनसे जानेंगे कि फसलों का बीज उपचारण क्यों ज़रूरी है और रोग प्रबंधन कैसे करें। डॉक्टर साहब, किसान भाई बहन जो है फसल लगाते हैं और बीज उपचारण जो है वो करते हैं, साथ ही साथ रोग का प्रबंधन भी करते हैं। तो बीज उपचारण क्यों ज़रूरी है और क्यों इसे करना चाहिए? किसान भाई, अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो खरीफ मौसम है और खरीफ मौसम में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में यहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है, अगर किसान बंधु इस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित बीज है उसका अगर चुनाव कर लेते हैं और डायरेक्ट अगर उसको लगा देते हैं बिना बीज उपचार किए हुए, तो उनको कई तरह के रोग बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान बंधु अगर उनको जो चाहिए कि जो हमारे पास जो बीज लाए हैं खरीद करके, बहुत महंगा बीज रहता है उनका, तो वो जो बीज खरीद करके लाते हैं उसका बीज का शोधन जरूर करें। तो शोधन करने के लिए जो है बहुत सारा इसमें विधि है कि हम लोग जो है जैविक विधि से भी करते हैं, रासायनिक विधि से भी करते हैं। तो किसान बंधु अगर रासायनिक विधि से अगर शोधन की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें एक FIR सिस्टम होता है। FIR सिस्टम कहने का मतलब जो है, सबसे पहले हम लोग जो है बोलते हैं कि फंजीसाइड, कोई भी आपके पास बाज़ार में फंजीसाइड है, फंजीसाइड यानी जो है जो फफूंद से जनित बीमारी है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं या फफूंद नाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए बाज़ार में जो है कार्बेंडाजिम जो फंजीसाइड है उसका हम लोग जो है 2 ग्राम पर किलो बीज, वैसे बीज मान लीजिए कि जो है जिसको हम लोग डायरेक्ट सोइंग करते हैं, तो डायरेक्ट सोइंग करना है तो 1 किलोग्राम में उसको हम लोग 2 ग्राम इसमें जो कार्बेंडाजिम है उसको मिला करके और शोधन करते हैं। अगर मान लीजिए कि उसको कोई वैसा आपका सब्जी वाले अगर कोई खेती करना चाहते हैं, जैसे जो है मान लीजिए कि उनके पास बंदा गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्चा इत्यादि अगर फसल है, तो उसके लिए जो है क्या करेंगे, 100 ग्राम में 2 ग्राम जो है उसका कार्बेंडाजिम से हम लोग उसका शोधन करते हैं। इसके बाद जो है दूसरा हम लोग इसमें बोलते हैं जो R का मतलब होता है FIR, जो है FIR मतलब I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड। कोई भी कीटनाशक दवा है उससे फिर शोधन करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई किसान बंधु के पास जो है अगर जो भी बीज वो सिलेक्शन किए हैं, तो जो फंजीसाइड से जब हम लोग उसको उपचार कर दिए, शोधन कर दिए, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा वो सुखा करके हल्का ड्राई कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है कीटनाशक दवा से, तो बाज़ार में जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है ये बहुत अच्छी जो है दवा है, उसका 1 ग्राम हम लोग क्या करते हैं कि उसका पर किलो बीज, 1 किलो बीज है तो उसमें उसका शोधन करते हैं। अगर वही चीज़ सेम चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांसप्लांटेड अगर आपके पास जो है सीड है, छोटे सीड हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम में 1 ग्राम जो है वो इमिडाक्लोप्रिड का व्यवहार करते हैं शोधन करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा जो हम लोग इसमें आता है वो है R का मतलब होता है राइजोबियम कल्चर। तो राइजोबियम कल्चर जो है हम लोग मुख्य रूप से वैसे फसल को जो है अगर बीज उपचार करते हैं जो कि दलहनी फसल हो। तो दलहनी फसल अगर कोई मान लीजिए कि अरहर लगा रहे हैं, उड़द लगा रहे हैं, तो इस ढंग का जो खरीफ का फसल है तो उसमें जो है राइजोबियम कल्चर विषय कृषि विश्वविद्यालय से मिलता है। तो आप 1 हेक्टेयर के लिए उसमें 200 ग्राम का पैकेट आता है, तो 2 पैकेट का जो है उसको हम लोग हल्का गुड़ और पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं और बाकी जो है वो फसल को उसमें उपचार कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम लोग बीज उपचार में FIR सिस्टम से हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी इसमें हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे खरीफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका धान। तो धान का बीज उपचार करने के लिए कुछ लोकल मेथड भी है, उसको भी व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि धान का बीज है तो उसको हम लोग जो है सिंपली पानी में डाल देते हैं और अगर उसको पानी में जो भी बीज अगर ऊपर आ गया तो वो हल्का बीज है, वो बीज के लायक नहीं, उसको हम लोग छांट करके हटा देते हैं। फिर जो नीचे बैठ गया है अगर धान, उसको निकाल करके दीमक और जो है दीमक का मिट्टी आता है
उसके साथ थोड़ा सा काऊ यूरिन, थोड़ा गोबर मिला करके और उसके बाद छाया में सुखा देते हैं। तो ये भी एक मेथड है किसान का जो बीज उपचार के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसान बंधु अगर अन्य बीज उपचार का मेथड को अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी किसानों को जो है ज़्यादा इसमें से लाभ मिलता है। रासायनिक विधि तो किसान बंधु के पास क्या होता है कि बाज़ार में जाते हैं और जो भी बाज़ार में केमिकल्स मिला, रसायन मिला, उसको खरीद करके लाते हैं और बीज उपचार कर लेते हैं। लेकिन जैविक विधि के लिए उसको क्या है कि स्वयं जो है उसको या तो बाज़ार पे भी निर्भर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी अगर चाहते हैं कि हम बाज़ार का निर्भरता इसमें रखें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम जो है एक फफूंदनाशक, जैव फफूंदनाशक दवा है। इसका जो है 4 से 6 ग्राम पर किलोग्राम बीज के दर से इसका हम लोग शोधन करते हैं। या बाज़ार में जो है बीजामृत बनाते हैं हम लोग, उसमें जो है गोबर और गौमूत्र को मिला करके और 3 भाग जो है उसके साथ पानी मिलाते हैं और उसमें जो है बीज का हम लोग शोधन करते हैं, जो है रात भर उसमें सोकिंग कर देते हैं, फिर उसको निकाल करके हम लोग फैलाते हैं। तो ये बीज उपचार का ये मेथड है कि हम लोग जो है जैविक भी बाज़ार में है। इसके अलावा कोई आदमी अगर मान लीजिए कि चाहते हैं कि वो जीवाणु वाला पार्ट को उसके ट्रीटमेंट करे तो बाज़ार में सूडोमोनास है, ये जो है उससे आप जो है थोड़ा सा बीज शोधन कर सकते हैं। तो आपका बहुत सारे अभी जो है जैविक विधि है जिसमें जो है किसान बंधु उस अगर मान लीजिए उनके पास संसाधन है अपना बनाने के लिए तो वो आप बीजामृत बना करके अपना बीज शोधन करें तो उसको बाज़ार पे निर्भरता भी कम रहेगी और वो उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है ये दोनों प्रक्रिया है। किसान बंधु अगर रासायनिक विधि से भी बीज उपचार करते हैं तो वो भी कर सकते हैं और जैविक विधि से भी उपचार उनके पास संसाधन है तो वो भी करते हैं। तो ये उनके लिए जो है दोनों का दोनों मेथड है जो किसान बंधु को उचित लगता है उस विधि से करके उसको काम करेंगे। अब आ जाते हैं रोग प्रबंधन पे, क्योंकि रोग जो है ये काफ़ी जो है किसान को परेशान कर देता है और फसल को नुकसान करता है। तो रोग प्रबंधन कैसे करें और रोग की पहचान करें? बहुत ऐसे रोग हैं जो मिट्टी जनित जो है वहाँ पर मिट्टी में मौजूद रहते हैं और वो क्या है कि मिट्टी जनित भी रोग हैं और कुछ बीज जनित भी रोग हैं। वो आप जब भी बीज अगर बाहर से खरीद करके बिना शोध करके लगाते हैं तो 50% जो बीमारी है वो बाहर से बीजों के द्वारा आपके खेत में पहुंच जाता है और 50% आपके मिट्टी में मौजूद है। तो जैसे ही फेवरेबल जो है इसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से जो है वो पौधों को क्षति पहुंचाता है और उसमें जो है बीमारी के कारण नज़र आते हैं। तो वैसी परिस्थिति में किसान बंधु अगर रोग प्रबंधन चाहते हैं तो वो मिट्टी का भी उपचार करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए हम जो है सबसे पहले ये बताते हैं कि आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है 2 किलोग्राम उसको जो है हम लोग 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में बढ़िया ढंग से मिला करके उसको फैला देते हैं। एक क्विंटल जो है करंज खल्ली उसमें व्यवहार करते हैं, 1 क्विंटल जो है चूना व्यवहार करते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो उकठा बीमारी जो आता है उस उकठा बीमारी से आप अपनी फसलों को सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये रोग जो है उकठा बीमारी जो आपका मान लीजिए कि बीज का अंकुरन भी जो है उसको प्रभावित करता है। अब बीज जन्म के थोड़ा सा कुछ बड़ा होता है तो उसके बाद वो सूख करके मर जाता है। तो किसान बंधु अगर इस बातों को ध्यान दें, अगर इन बातों को अगर विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो वो अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो शुरुआती स्तर पर अगर बीज उपचार करें, मिट्टी उपचार करें और उसके बाद अगर आप वो खेती करते हैं तो उनका जो है फसल भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा और किसान अच्छे लाभ भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बीज उपचारण कैसे करना है और साथ ही साथ रोग प्रबंधन कैसे करना है। बस अब आपको इसी विधि को अपनाना है, तभी आपकी फसल जो है वो लहलहाएगी और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। अब हम बातें करेंगे बैगन की उन्नत खेती की। जी हाँ, हमारे भारत में बैगन बहुत ही अधिक मात्रा में उपजाई जाती है और बैगन के विभिन्न प्रकार और आकार भी होते हैं। तो आइए उन्नत खेती के लिए हमें क्या क्या करना है, किन उपायों को अपनाना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, इन सभी के बारे में जानते हैं। हम आज आपसे ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो हमारा आज का विषय है वो है बैगन की खेती। हम बैगन की खेती कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या उन्नत बीजों का चुनाव करें और हम किस मिट्टी का चुनाव करें, इन तमाम बातों की जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में विशेष रूप से अगर रांची जिले की बात करते हैं तो बैगन की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है
सभी किसान इसी खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। परंतु अगर कुछ वैज्ञानिक बातों का इसमें हम ध्यान दें तो उससे अच्छी खेती और अच्छी उपज दोनों ही हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं भूमि के चुनाव का और भूमि की तैयारी का, तो सामान्य तौर से ये देखा जाए कि ऐसी भूमि का चुनाव करें जहाँ पे जल जमाव की स्थिति ना पैदा होती हो, क्योंकि अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं खेती की वो सभी हमारी खरीफ को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो अभी बरसात का मौसम नज़दीक है, तो हमेशा ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि जिस भी खेत का चुनाव बैगन की खेती के लिए किया गया है उसमें जल जमाव की स्थिति ना होने पाए और अधिक वर्षा के दौरान जल निकास की भी उचित प्रबंध हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। खास कर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान भाइयों, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बैगन के उन्नत प्रभेदों की बात करते हैं तो जो रांची में प्लांडू स्थित हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा संकर किस्मों का चुनाव किया गया है, उनको विकसित किया गया है। इनमें जैसे कि स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण मोहित, स्वर्ण अजय, स्वर्ण नीलिमा, ये सभी संकर किस्में हैं, अच्छी उपज देने वाली हैं। इनके चुनाव से आप कम से कम 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आप अच्छी उपज इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों का चुनाव करें। सबसे अच्छी बात क्या है कि फोमोप्सिस ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट, ऐसी बीमारियां भी इनमें बहुत कम लगती हैं, ये उसके लिए रेसिस्टेंट हैं। इस प्रकार से इनको विकसित किया गया है। तो इन प्रजातियों का चुनाव करते हैं तो आपको अच्छी उपज मिलने की पूरी संभावना है। सर, हम बात करें लगाने का सही तरीका का, तो बैगन लगाने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? कैसे हमारे किसान भी नर्सरी लगा कर करें या फिर वो डायरेक्ट बीज कहीं वो बॉयल करके कर सकते हैं? किसान भाइयों, बैगन का अगर हम जब खेती की बात करते हैं, निश्चित तौर पहले हम इसकी नर्सरी लगाते हैं और फिर तैयार पौधों को हम खेतों में इसकी रोपाई करते हैं। अगर नर्सरी लगाने की हम बात करते हैं तो इसकी दो प्रचलित विधियां हैं। एक तो जो सबसे प्रचलित विधि है वो क्यारी विधि है, जिसमें हमारे किसान भाई ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर उसमें बुवाई करते हैं। और दूसरी जो विधि होती है वो प्रो ट्रे विधि है, जो कि एक मृदा रहित विधि मानी जाती है। तो जो क्यारी वाली विधि है, प्रचलित विधि है, इसमें समस्या सबसे बड़ी क्या होती है, चूँकि एक खुले वातावरण में बनाई जाती है। तो जैसा हमने बताया कि जो अब हम तैयारी कर रहे हैं वो वर्षाकालीन खेती के लिए कर रहे हैं। अगर बाहरी क्षेत्र में हम क्यारी लगाते हैं, उसको हम ढकने का, ठीक से उसकी सुरक्षा का उपाय नहीं करते हैं, अधिक वर्षा की स्थिति में अक्सर देखा जाता है जो हमारे बिचड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सामान्य तौर पे चूँकि ये हम क्यारी जो है मिट्टी में बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी से लगने वाली विभिन्न बीमारियां, जिसमें कि आर्द्र गलन या पद गलन, जिसे डैम्पिंग ऑफ भी बोला जाता है, इसकी समस्या अधिक आती है। तो किसान भाइयों, जब भी हम क्यारी विधि में अगर कर रहे हैं तो बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, अगर आप रासायनिक विधि अपनाना चाहते हैं। अगर आप जैविक विधि से खेती करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा कि आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लें 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो किस प्रकार की खाद का वो व्यवहार करेंगे? जो जैसा कि हमने बताया कि जो भी बैगन के प्रभेदों की हमने पहले चर्चा की, उसमें स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण मोहित, स्वर्ण अजय और स्वर्ण नीलिमा, ये सभी संकर किस्में हैं और अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारे रांची में जो प्लांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्र है, उसके द्वारा विकसित की गई हैं और आपको बीज भी यहाँ से उपलब्ध होने की संभावना है पूरी तरह से। और इन जो किस्में हैं उसमें हमेशा इस बात का ध्यान दिया जाता है कि ये बैक्टीरियल विल्ट, जो कि एक प्रमुख समस्या होती है सोलेनेसी कुल की सब्जियों की, वो इसमें नहीं आती हैं। और फोमोप्सिस ब्लाइट, जिसमें हमारे फल सड़ने लगते हैं और हमारी उपज बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, वो भी इन प्रजातियों में नहीं लगते हैं। तो अगर आप इन प्रजातियों का चुनाव करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अच्छी उपज के साथ साथ रोग और बीमारियों का प्रबंधन भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब कभी भी हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो हम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके लिए प्रति एकड़ आप 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद का प्रयोग करें। ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ चुकी हो, अन्यथा दीमक की समस्या अक्सर देखी जाती है खेतों में अगर आप कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति एकड़ की दर से कम आपको 100 से 120 किलोग्राम आपको यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। 100 से 150 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होती है और 40 से 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रयोग की बात करते हैं तो 80 से 100 क्विंटल जो आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ की दर से, उसे अंतिम जुताई से पहले आप खेत में अच्छी तरह मिला लें, उसके बाद जुताई कर दें। इसके अलावा यूरिया की
आधी मात्रा और ये SSP और पोटास की पूरी मात्रा को खेत में बुआई से पूर्व मिला दें और जो यूरिया की शेष मात्रा है उसको मिट्टी चढ़ाते टाइम में लगभग 30 से 40 दिन बाद आप खेत में मिला देते हैं ऊपर से, तो वो आपका जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर देती है। सर हम बात करें अगर सिंचाई की, तो बैगन फसल में किस तरह की सिंचाई करनी चाहिए और किन किन समय पर उसको करना चाहिए? किसान भाइयों, ये हम विशेष रूप से कहेंगे कि चूँकि जैसे बरसात का मौसम आ रहा है तो इसमें सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब कभी भी दो सिंचाई के बीच में अधिक अंतराल होता है तो मौसम और मिट्टी में नमी के अनुसार ये आपको तय करना होगा कि सिंचाई करने की आवश्यकता है या नहीं, परंतु लंबे अंतराल पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप रोपाई कर रहे हैं उस समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, और या फिर रोपाई के बाद आप तुरंत एक हल्की सिंचाई कर दें। जब आप खेत में खाद का प्रयोग कर रहे हैं तब उसमें अच्छी नमी बनी होनी चाहिए, और अगर नमी में कमी दिखती है तो आपको उसी अनुसार सिंचाई करना होगा। और जब फलों का विकास हो रहा हो, फूल लग रहे हों, इन सारी अवस्थाओं में भी आपको सिंचाई पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी बैगन फसल के बारे में, तो हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी का आप अच्छे से लाभ उठाएं। देखा ना किसान भाई बहनों, आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया है और आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।